हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिए थे एक एटम को, ठीक है। सबसे पहले जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने बताया था कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल होता है। लेकिन फर्दर बाद में पता चला, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो भी फर्दर डिविजिबल होता है और उससे तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? हम पढ़ चुके थे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक हमने कहा था कि सबसे पहले कौन से पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की हुई थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? हमने बताया था जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इन्होंने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन क्या थे? इलेक्ट्रॉन जो थे नेगेटिवली चार्ज थे, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या पार्टिकल्स से नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने इसमें बताया था जो इसमें चार्ज होता है नेगेटिव, वो कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। और हमने मास की बात की थी, मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम जो है मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दूसरे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे वो प्रोटॉन्स थे। कौन सी डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? ये भी हमने पढ़ लिया था। किसने की थी डिस्कवरी? गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने की थी। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन्स की। और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इन पे जो चार्ज होता है न्यूमेरिकली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसके इक्वल होते हैं? मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के, वो कितना? +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और जो मास होता है इनका 200 टाइम्स जो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। उसके बाद हमने थर्ड इसमें पढ़ा था न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में। जो थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल थे वो कौन से डिस्कवर हुए थे? न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। और ये किसने डिस्कवर किए थे? जे चैडविक, या आप इसको बोल सकते हो जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने जो है इनको डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स क्या थे? ये न्यूट्रल थे, इन पे कोई भी चार्ज नहीं था। क्या थे ये? न्यूट्रॉन्स जो थे न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। ये हमने बात इसके बारे में पढ़ी थी, ठीक। अब जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिए थे उसके बाद हमने जो है मॉडल पढ़े थे एटम के अलग अलग से, कि किस तरीके से ये जो पार्टिकल्स है किस तरीके से अरेंज होते हैं किसी एटम में। उसके लिए हमने मॉडल्स पढ़े थे। कौन कौन से मॉडल हमने पढ़े थे? थॉमसन्स मॉडल पढ़ा था, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, उसके बाद हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था, ठीक है। थॉमसन मॉडल ने वो जो वाटरमेलन का एग्जांपल देकर अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था कि क्या बताया था थॉमसन मॉडल ने, कि जो पूरा जो एटम होता है उस एटम में क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं वो? जैसे किसी वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के वो धंसे होते हैं। इस तरीके से क्या होता है? पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बताया था और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एम्बेडेड थे बीच में। और जो होल ऑफ द एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली क्या था? न्यूट्रल था, यानी कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं था एज ए होल। जो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज था टोटल, उन दोनों न्यूमेरिकली क्या थे? इक्वल थे। फिर बात आई थी रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था? जब रदरफोर्ड मॉडल ने थॉमसन मॉडल पे काम किया था तब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या देखा गया था कि उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो कंक्लूजन दिए, फाइनली क्या कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड ने? उन्होंने कहा कि कोई भी एटम जो होता है उसमें एक मतलब होल ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी होता है और उसमें जो एक चार्ज स्फीयर होता है, छोटा सा, उन्होंने क्या होता है? एक चार्ज स्फीयर होता है। उस चार्ज स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कहा गया, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को न्यूक्लियस कहा गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और उसी को न्यूक्लियस कहा गया। और उसी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में क्या होता है? एंटायर मास जो होता है एटम का वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। फिर लेकिन वो क्या थे? वो फेल हो गया था मॉडल किस चीज को एक्सप्लेन करने में? इलेक्ट्रॉन को की जो कॉन्फ़िगरेशन दिया, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करना था, उसमें फेल हो गया था वो रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन उन्होंने
स्पेसिफाई नहीं किया किस ऑर्बिट में। अब रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होंगे और एक्सेलरेट होकर वो अपनी एनर्जी जो है मेट करेंगे, लूज करेंगे और उससे वो क्या होगा फाइनली न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे। तो वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फाइनली बोहर ने अपना मॉडल दिया था, नील्स बोहर ने मॉडल जो दिया था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उन फिक्स्ड ऑर्बिट को जो है एनर्जी लेवल्स कहा गया, शेल्स कहा गया, ठीक है। और उन शेल और जो वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो उनका बेस बनाकर हमने क्या है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, ठीक है। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था तो हमने क्या बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने क्या कहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कहा था इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये थोड़ा तेज इसलिए करवा रहा हूं मैं फास्ट क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा रिवीजन ही कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स की बात हो रही थी, हमने कहा था कि एक पार्ट तो क्या होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें हमने कहा था आउटर पार्ट, ठीक है। जब हमने न्यूक्लियस की बात की थी तब हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस जो होता है एक पॉजिटिव सेंटर होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है ये। और हमने क्या बताया, अब हम न्यूक्लियस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे न्यूक्लियस के। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ा था, हमने इसमें तो क्या कहा था कि ये क्या होता है पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। दूसरा हमने इसमें क्या बताया था कि होल ऑफ द मास ऑफ द एटम, होल ऑफ द मास ऑफ एटम इज सिचुएटेड, रखा होता है, सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर होता है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, और होल ऑफ द मास जो होता है एटम का वो सिचुएटेड होता है किसमें, न्यूक्लियस में। और हमने इसमें ये भी कहा था कि इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाई इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में लाई करते हैं, ठीक है, ये बताया। दूसरा हमने क्या बताया था इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, मास नंबर के इक्वल होता है। तो हमने क्या बताया था, एक टर्म यहाँ पे बताई थी मास नंबर, वो किसके इक्वल बताया था हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हमने बात की थी आउटर पार्ट की, ठीक है। आउटर पार्ट से क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमने बता दिया कि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब बचे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, और वो बोहर मॉडल ने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, उनको एनर्जी लेवल्स कहा गया। तो वही जो है आउटर पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और उन्हीं को कहा गया कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, उनको क्या कहा गया था, एनर्जी लेवल्स कहा गया था और शेल्स कहा गया था उनको, ठीक है। तो कैसे हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं कि ये एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और ये अलग अलग से हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। अब हम जो क्या पढ़ रहे हैं, अब जो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो अब ये जो एनर्जी लेवल्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि जो ये ऑर्बिट्स हमने बनाए हैं, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है अलग अलग होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है इनकी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में लाई करते हैं, स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्बिट में लाई करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, चेंज अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, द arrangement of electrons in an atom of an element। किसी एलिमेंट के एटम में अरेंजमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हमने डेफिनेशन कल पढ़ी थी, ठीक है, जब हम आउटर पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए किसी भी एटम की हमें क्या होता है, डिफरेंट रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। उन रूल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम देखेंगे वो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने से पहले, उसके रूल्स पता होने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें इसका पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उन सभी प्रोटॉन्स के नंबर को, टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, it is represented by Z, atomic number is represented by Z। atomic number क्या होता है, total number of protons in an atom is called atomic number, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या है, अगर हमें प्रोटॉन्स का पता है, हमें कोई बोलते कि आपका एटॉमिक नंबर आपको दिया है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, हमें क्या बताया कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं किसी भी एटम में, ठीक है, वो पता लग गया हमें। तो यानी कि मान लो हमें क्या दिया, फॉर एग्जांपल हमें कोई बोले कि कोई एलिमेंट है या कोई एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। हमें क्या दिया है कि कोई एटम है या एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया हुआ है, हमें 12 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। 12 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, हमने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो यानी कि एटॉमिक नंबर का मतलब है हमें क्या पता चल गया, वहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर मींस क्या है, Z पता लग गया, Z पता लग गया तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गया। एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो वो किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 12 है हमारे पास, ठीक है। दूसरा आपको एक बात पता होगी, हमने ये बोला था कि जो एटम होता है एज ए होल क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पे एज ए होल कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर हमारे पास 12 प्रोटॉन है तो हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, चार्ज को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए एटम को, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। तो अगर हमें कोई बोले कि एटॉमिक नंबर आपके पास Z जो है वो 12 है, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है और वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 ही होंगे।
होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। हमने क्या बोला, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल होता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसलिए जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं, और एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता लग जाते हैं हमें, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं मास नंबर, ठीक है। मास नंबर के बारे में वैसे हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था हमने, तो सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। क्या टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, हम मास नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, द sum of proton, the sum of number of protons and number of neutrons is called मास नंबर। क्लियर? क्या कह रहे हैं कि जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन सभी का सम जो है, जोड़ जो है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास मास नंबर कहलाता है। और जैसे हमने एटॉमिक नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया था, जेड से रिप्रेजेंट किया था, तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, जेड से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। तो यानी कि जो मास नंबर ए है उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ए क्या है, ए इज द मास नंबर, तो मास नंबर को ए से हम क्या लिखे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप न्यूट्रॉन्स के लिए आप एन लिख सकते हो, तो आप कैपिटल एन लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि मास नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो आपके पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी आपको मिल गया, मास नंबर का भी पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी अगर हमें कोई एलिमेंट दिया है तो उस एलिमेंट को अगर हमें सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट करना है विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं क्या करेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। किसी एलिमेंट की या एटम की हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसको हम सिंबल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एटॉमिक नंबर जो है वो z से होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम जो लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं उस सिंबल के नीचे, और मास नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम a से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये जो z है, ये z किसके इक्वल है, z हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और a क्या होता है हमारा मास नंबर, a क्या होता है मास नंबर। और जो ये x आपको दिखाया गया, ये x क्या होता है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल होता है किसका, एलिमेंट का सिंबल होता है। मान लेते हैं हम कार्बन की बात करते हैं, तो जो कार्बन का सिंबल होता है वो कितना होता है, C होता है, ठीक है। और जो कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि Z होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और जो कार्बन का मास नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया, कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन के एलिमेंट को, ठीक है। तो कार्बन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हमने, उसमें कार्बन का सिंबल दिखाया हमने, C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने दिखाया कि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो लिखा, और फिर हमने उसका मास नंबर लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सिंबल्स, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को, ठीक है।
अब इनसे बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, वैलेंसी कैसे होती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वो भी याद रखने हैं 20 तक एलिमेंट्स के सिंबल आप याद करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में दिए हुए हैं, और उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करेंगे। उसी के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगी। ठीक है, आपकी बुक से आप पढ़ लेना, हम इसको डिस्कस भी करेंगे कल कि 12 जो 1 से लेकर 20 तक के जो एटॉमिक नंबर्स के साथ जो है सिंबल्स भी पढ़ेंगे एलिमेंट्स के, उनके मास नंबर भी पढ़ेंगे और अच्छे से हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो रूल्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लेक्चर देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।